इस वीडियो में हम देखेंगे कि फुकुई फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो हैं हमारे पास ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि लोकल रिएक्टिविटी इंडाइसिस हैं। लोकल रिएक्टिविटी इंडाइसिस होती हैं और एक होती हैं ग्लोबल रिएक्टिविटी इंडाइसिस। ग्लोबल वो होती हैं जैसे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और से जो हम और ये जिस तरह के हमारे पास और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जो कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की एज ए होल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो लेकिन जो लोकल रिएक्टिविटी इंडाइसिस हैं जैसे कि ये कोई फंक्शंस, ये हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को शो करने की बजाय किसी भी एक साइड के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैलिक एनहाइड्राइड है तो इसके ऊपर हमने देखना है कि इन एटम्स की हर एक एटम की अलग अलग जो है प्रोबेबिलिटी किसी और स्पीशीज से अटैक होने की वो क्या है, वो हम कैलकुलेट करते हैं इन लोकल रिएक्टिविटी इंडाइसिस के थ्रू। तो किसी भी एक एटम पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। प्रोसेस सबके लिए सेम है, फार्मूला सेम है, सेम मेथड है, तो सिर्फ एक एटम के लिए कैलकुलेट करना काफ़ी होगा। तो कार्बन नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं ये फंक्शंस की कैलकुलेशंस के लिए। इसी तरह से आप कार्बन नंबर 2 पे भी कर सकेंगे, 3, 5 ऑक्सीजन्स पर भी, जिसकी भी आपको ज़रूरत है। इसी सेम प्रोसीजर से हर एक एटम पर आप अलग अलग से इन इंडाइसिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो ज़रूरी है इसके लिए कि आपके पास जो ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है उसके एनबीओस कैलकुलेट हुए हों। ठीक है, तो एनबीओस के लिए जो है हमें यहाँ पर पॉपुलेशन में जाकर तो फुल एनबीओ सेलेक्ट करना है। तो एनबीओस जब होंगे तभी हम इन्हें हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें एनबीओ चार्जेस का ऑप्शन शो होगा, तभी हम इन्हें फर्दर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये वाले जो हैं ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, इस वजह से हम इन्हीं एनबीओस के थ्रू ही इन इंडाइसिस को कैलकुलेट करते हैं मोस्ट कॉमनली। तो अगर आपके पास एनबीओस की कैलकुलेशन नहीं हुई और आपका ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर मौजूद है आपके पास, तो फिर सिंगल पॉइंट एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर लें फुल एनबीओस के साथ। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास इसमें हुई है एनबीओस की कैलकुलेशन। तो रिजल्ट्स में जाना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। तो यहाँ पर जो है पहले से डिफ़ॉल्ट में अक्सर मूलिकन सिलेक्ट हुआ होता है, मूलिकन की बजाय एनबीओ सिलेक्ट करना है। एनबीओ सिलेक्ट करने के बाद शो नंबर्स पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये चार्जेस शो होने लग जाएंगे। ये जो है कार्बन नंबर 1 हमने सिलेक्ट किया है तो उस पर ये चार्ज शो हो रहा है। ठीक है, अब हम फार्मूलाज की तरफ जाते हैं, उन फार्मूलाज को देखते हैं कि उनमें हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए जिनकी वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड करेंगे। दो तरह के हैं ये हमारे पास इंडाइसिस, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव हमने तब कैलकुलेट करना होता है जब हम देखें कि इस साइट पर, इस एटम पर या इस रीजन पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब हमने एफ पॉजिटिव करना है। ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं तो एफ नेगेटिव कैलकुलेट करना होगा। एफ पॉजिटिव का फार्मूला यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एफ पॉजिटिव के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो दो चाहिए, दो फैक्टर्स इसमें हैं। तो एक क्यू के ऑफ एन प्लस 1 माइनस क्यू के ऑफ एन। क्यू के मीन्स चार्ज ऑन एटम के, क्यू मीन्स चार्ज के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। इस केस में हम एटम नंबर 1 मतलब कार्बन नंबर 1 की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा हम वही यहाँ पर लिखेंगे। तो जो n है, n का मतलब है न्यूट्रल सिस्टम, जिसमें ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो जो आपने ऑप्टिमाइजेशन की कैलकुलेशन की थी वो भी न्यूट्रल पे ही की होंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जो न्यूट्रल पे है यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूट्रल के केस में है। और जहाँ लेकिन हमें एक और कैलकुलेशन भी चाहिए जिसमें n+1 हो। n+1 मीन्स 50+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो 51 हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया हो। ठीक है, वो कैसे करना है उसके लिए हम देखते हैं। ये जो आपके पास न्यूट्रल सिस्टम है इसकी आपने दोबारा कैलकुलेशन करनी है, पॉपुलेशन के साथ करनी है। मेथड में जाकर इस पर
चार्ज जो है वो -1 कर देना है। -1 चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 51 हो गए हैं, यानी n+1 हो गए हैं। तो ये वाली कैलकुलेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाए आपने उसे ओपन करना है। n+1 जो है उस पर चार्ज -1 होगा, ये याद रखना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ऐड हुआ है, लेकिन चार्ज इस केस में डेफिनेट सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो चार्ज -1 हो जाएगा। उसमें भी हमने सेम तरीके से रिजल्ट्स में जाना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है, एनबीओ सेलेक्ट करना है और शो नंबर्स पे अगर क्लिक नहीं हुआ तो क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें नज़र आ रही है -0.433 है, ठीक है। तो अब ये -0.433 यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है। तो जो आंसर इसको सॉल्व यहाँ पर n+1 वाले फैक्टर में हमने -0.433 लिख दी, और n वाली वैल्यू तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ठीक है, -2.433। ये है ना n वाला सिस्टम जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, -0.243 है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर लिखी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास F पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने F नेगेटिव की फाइंड करनी है, उसमें देखिए हमें n+1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि n-1 की ज़रूरत है। एक तो फैक्टर वही है जो कि ऊपर भी था, मतलब n वाला फैक्टर, जो सिस्टम जो यहाँ पर वैल्यू थी वही नीचे आ जाएगी। न्यूट्रल सिस्टम तो वैसे भी हमने कैलकुलेट किया ही होता है ज़्यादातर, तो जो ये वैल्यू थी वही यहाँ पर आ गई। अब जो है नेक्स्ट में चाहिए n-1। n-1 मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ हो, यानी n50 - 1 = 49। तो 49 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो सिस्टम होगा उस पर +1 चार्ज होगा, ठीक है। तो वो करने के लिए हमने मेथड में जाके, तो जो न्यूट्रल है ये मैंने वो दोबारा से ओपन किया, मेथड में जाकर तो चार्ज जो है जहां हमने -1 किया था पिछले केस में, इस दफ़ा हम +1 कर देंगे। +1 किया तो यहाँ पर आप देखें चार्ज +1 लिखा आ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 49 आ रहा है। तो ये सिस्टम हो गया n-1, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी आपने इसे भी ओपन कर लेना है, इसको रन करना है, ठीक है। मेरे पास कंप्लीट हुई है इसलिए मैं इन्हें रन नहीं कर रही हूँ। आपने इन्हें रन करके जो आपके पास रिजल्टेंट कैलकुलेशंस होंगी उनमें उनको आपने ओपन करना है। इसमें रिजल्ट्स में जाना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, एनबीओज में सेम मेथड। तो यहाँ पर एटम नंबर जो है कार्बन नंबर 1, उस पर हम कर रहे हैं अपनी सारी इंडाइसिस कैलकुलेट, तो उस पर हमने वैल्यू देख लेनी है। यहाँ पर है -0.188, तो -0.188, ठीक है। जब यहाँ से वैल्यू इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। तो इतना ही सिंपल था हमारे पास इन इंडाइसिस को कैलकुलेट करना। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इनका पर्पस यही है कि हमने ये देखना होता है कि जो स्पीशीज़ अटैक कर रही है दूसरी वाली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाइलज़ेल्डर रिएक्शन है तो डाइईन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। और मैलिक एनहाइड्राइड उस केस में मोस्टली डाइलज़ेल्डर रिएक्शन में डाइनोफाइल होता है। तो मतलब ये डाइनोफाइल है और डाइईन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। वो जब मैलिक एनहाइड्राइड पर अटैक करता है तो हमने देखना है कि मैलिक एनहाइड्राइड के कौन से एटम्स पर वो अटैक करेगा। देखें कार्बन्स तो यहाँ पर 5 हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, तो हमने देखना है डाइईन जो है वो इनमें से कौन से पे अटैक करेगा। रिएक्शन करवाए बगैर हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो वो हम इस तरह से ये वाले फुकाई इंडाइसिस कैलकुलेट करने के बाद हम जब रिजल्ट्स आते हैं सारे एटम्स पर, हम सारे कार्बन्स पर, ऑक्सीजन्स पर कैलकुलेट करके उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इनकी फर्दर डिटेल्स जो है आप ये गूगल स्कॉलर पर चेक करें, आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेपर मिल जाएंगे। तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये कब डिफाइन किए गए, अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है, वैल्यू कम है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको रिसर्च पेपर से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।